अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ ख़ान। और डेफ़िनेट आपने देखा होगा कि जो मैच खेला गया इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, जो सेकंड टेस्ट मैच हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच खेला गया। और उसमें इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली विक्ट्री हासिल की है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी काफ़ी अच्छा टेस्ट मैच और बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हुआ था दोनों टीमों के दरमियान में। और जो ओलिवर पॉप थे, उनकी एक शानदार इनिंग की बदौलत इंग्लैंड को फर्स्ट टेस्ट में फ़तह हासिल हो गई थी। मगर सेकंड टेस्ट में जिस तरह बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, उन्होंने इंग्लिश टीम को कम्प्लीटली आउट क्लास करके रख दिया। 396 पहली इनिंग में इंडिया ने किया। उसमें जो उनके सबसे कामयाब बैट्समैन जायसवाल रहे। और मेरा ख्याल है कि यही एक अच्छा एक चीज़ है इंडियन क्रिकेट में देखने में आ रही है काफ़ी अरसे से, जब से राहुल द्रविड़ उनके कोच बने हैं। तो वो कंटिन्यूसली जो यंगस्टर्स हैं और उनको वो ओबलाइज कर रहे हैं और उनको चांसेस वगैरह दे रहे हैं। जितने भी अच्छे यंगस्टर्स हैं उनको उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन लोगों के साथ रख के उनको ट्रेन किया और आखिरकार उन्होंने रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इनके अथॉरिटीज़ हैं, थिंक टैंक है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमने यंगस्टर्स को किस तरीके से लेकर चलना और किस तरह उनको टीम के साथ एडजस्ट करना है। क्योंकि हमारा ना कोई सर है ना पाँव है। बाज़ दफ़ा बिल्कुल जो टीम बनाते हैं वो कम्प्लीटली सारे के सारे यंगस्टर्स को खिला देते हैं, और बाज़ दफ़ा जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनको वापस ले आते हैं। इस तरह ना तो यंगस्टर्स को ग्रूमिंग का मौका मिलता है, और ना ही जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो बेहतर करने का मौका मिलता है। तो इसी वजह से एक तो पाकिस्तान की टीम इंजरीज़ का शिकार हो जाती है, और दूसरा, अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म है तो उसको वो काफ़ी अरसा वो आउट ऑफ फॉर्म रहता है। जिस तरह पाकिस्तान के कैप्टन है अभी शान मसूद हैं, इनकी 20 इनिंग्स में उनका फेलियर रहा है। उसके बाद बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में फेलियर रहा है। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अब इंडिया से ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमने यंगस्टर्स को साथ लेकर चलना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जायसवाल को उन्होंने चांसेस दिए तो उसने प्रूव किया। पहली इनिंग में जो सेकंड टेस्ट मैच खेला गया, उन्होंने 206 रन की बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग खेली है। उसके बाद जो सेकंड इनिंग है इंडिया ने गो के इंडिया की टीम 253 रन्स पर आउट हो गई। मगर उसमें जो शुभमैन गिल थे, उन्होंने बहुत ही क्लास की एक इनिंग खेली और 100 रन्स उन्होंने स्कोर किया। तो उस वजह से इंडिया इस टेस्ट मैच में बाकी रहा और आखिरकार वो टेस्ट मैच जीत गए। इससे पहले आप देखें कि जो इंग्लैंड की अगर टीम देखें तो उन्होंने भी काफ़ी नए लड़कों को इन्वॉल्व किया है, अपनी टीम में रखा है। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वर्ल्ड कप के बाद हालांकि वो वर्ल्ड कप ही जीते, मगर जैसे ही T20 सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया के दरमियान, तो उसमें आपने देखा होगा कि कम्प्लीटली 2 या 3 लड़कों के अलावा जितने भी प्लेयर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, वो सब के सब यंगस्टर थे। उनको उन्होंने चांस देने में कोई हेजिटेशन का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होते हैं और वही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले सकते हैं। जो वीक क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं जिनकी कोई मैनेजमेंट नहीं होती, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसमें अजीबोगरीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, तो वहाँ पर फिर स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए नहीं जाते और इस वजह से पाकिस्तान जो सारी क्रिकेट है वो स्ट्रगल करती है। अब जो सेकंड टेस्ट मैच खेला गया अब इसका इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, उसमें मेरा ख्याल है कि जो जसप्रीत बुमराह, उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है। 9 विकेटें उन्होंने इस टेस्ट मैच में ली हैं। उससे पहले जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ उसमें उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में 6 विकेटें हैदराबाद में ली थी। और इंडिया में खेले जाने वाले बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज पिचें और जो स्पिन बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं, जिसमें फास्ट बॉलर्स के लिए कोई ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, वहाँ पर एक फ़ास्ट बॉलर का 2 टेस्ट मैचेस में 15 विकेटें लेना यकीनन एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट आप इसको कह सकते हैं। और उन्होंने प्रूव किया कि वो हर किस्म की पिचेस पर, हर किस्म के फॉर्मेट में वो परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि विदाउट किसी डाउट के जो बुमराह हैं वो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के मोस्ट प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, और उनका दूर दूर तक किसी दुनिया के फास्ट बॉलर के साथ कोई मुकाबला नहीं है। चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, उसमें जो उनके डेप्थ में यार्कर्स होते हैं वो कम्प्लीटली अनप्लेएबल होते हैं, नए बॉल के साथ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। इसी तरह जिस तरह वर्ल्ड कप हुआ उसमें उन्होंने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की है। फिर उसके बाद टेस्ट मैच जो इंडिया खेला है पहले साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर उन्होंने जो दो टेस्ट मैचेस खेले हैं वहाँ पे उन्होंने 12 विकेटें ली हैं और
ओवरऑल अगर दो साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैचेस और अभी तक दो इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए हैं, 4 टेस्ट मैचेस में 27 विकेट्स अब तक वो ले चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक एक जो उनकी इंजरी थी, बैकबोन इंजरी, उसके बाद वापस कम बैक करना, फिर वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर ऑस्ट्रेलिया को इंडियन टीम को फाइनल तक लेके जाना, फिर एशिया कप जिस तरह उन्होंने जितवाया इंडिया को, उसमें फाइनल में जो उनकी बॉलिंग थी और बाकी मैचेस में बॉलिंग, और अभी टेस्ट मैचेस में जो उनकी बॉलिंग है, तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि एज ए फास्ट बॉलर मैं जानता हूँ कि इंजरी के बाद सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर मैंने भी यही बात की थी, और पूरी दुनिया के क्रिकेट के जो एक्सपर्ट थे वो यही बात कर रहे थे कि उनको लॉन्ग फार्मेट नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि दो तीसरी दफ़ा उनको ये बैकबोन इंजरी हुई है। मगर अब डेफिनेट उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, अपनी इंजरी को रिकवर किया और फिर इंडिया के लिए बेताशा उन्होंने सक्सेस अचीव की है, वो इनक्रेडिबल। आप उसको जितना भी उसकी तारीफ़ करें उतना ही कम है। उसके अलावा जेम्स एंडरसन की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जिन्होंने 42 ईयर्स की एज में इंडिया में आकर टेस्ट मैचेस खेले हैं, और सेकंड टेस्ट में उन्होंने 5 विकेटें ली, और जिस तरह उन्होंने रोहित शर्मा को वो क्लीन बोल्ड किया सेकंड इनिंग में, मेरा ख्याल है कि वो आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी, और एक एक्सेप्शनल बॉलर ही वो चीज़ कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फास्ट बॉलर हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके वो डेफिनेट रोल मॉडल हैं, और एक बहुत ही मोटिवेशनल किस्म की उनकी स्टोरी है कि 42 ईयर्स की एज में सुपर फिट हैं, सुपर लंबे लंबे स्पेल करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की रोड पिचेस जो बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही लंबे स्पेल किए, पाकिस्तान को आउट क्लास किया, और अब इंडिया में उन्होंने अपनी उसी बॉलिंग का तसलसल जारी रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि किस तरीके से बाकी दुनिया की कंट्रीज़ अपने टेस्ट क्रिकेट को बचा रहे हैं, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को सेव कर रहे हैं, अच्छे प्लेयर दुनिया को प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, और हम किस तरफ जा रहे हैं। हम एक ये जो सिंध प्रीमियर लीग हुई है, एक बोगस लीग, जो पहले केपीएल कश्मीर प्रीमियर लीग में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कभी भी ना तो पूरे पैसे दिए, उसके बाद जो आपके टॉप के परफॉर्मर थे वो मैच फिक्सिंग में पकड़े गए केपीएल में, और आप उसी लीग को दोबारा सिंध प्रीमियर लीग को सिंध में उनको इजाज़त दे रहे हैं टूर्नामेंट करवाने की, और फिर उसके बाद जो आपका जो सबसे मोस्ट प्रीमियर फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जहाँ से टॉप क्लास प्लेयर्स आपकी टीम में आएंगे, उसका फ़ाइनल होने वाला, और फाइनल का आपने वेन्यू भी चेंज कर दिया, आपने शेड्यूल भी चेंज कर दिया, आपने उसकी प्लेस भी चेंज कर दी, और आपने उसकी डेट्स भी चेंज कर दी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का जो मजाक है वो सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट में हो सकता है। बाकी आप देखें कि जो जिस तरह टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का, उसमें आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस है फिर श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान, और अभी इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, तो मेरा ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट की रिवाइवल तभी हो सकती है जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रमोट करेंगे, और आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट उसी वक्त प्रमोट होगी जब आपके पास स्टेडियम्स होंगे, आपके पास एनवायरनमेंट होगा, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल होगा, और आपका ग्रास रूट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पीसीबी को भी फोकस करना चाहिए, और इंडिया को स्पेशली देखना चाहिए कि उन्होंने जो आईपीएल है उस उसकी सपोर्ट लेकर उन्होंने कितना अपनी क्रिकेट को उठाया, कितना ग्रोम किया, अपने साथ का प्लेयर्स को साथ इन्वॉल्व किया, अपना पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने उठा दिया। और हम किस तरफ जा रहे हैं, हम सिर्फ बंदर बांट लगी हुई है, जहाँ ऊपर ऑफिशियल आते हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनके रिश्तेदार, या वो अपने आप को नवाजते हैं, जो 4-5 उन्होंने दोस्त अपने अकेडमी में या क्रिकेट बोर्ड में मैनेजमेंट में लगाए हुए हैं, उनको नवाज रहे हैं, और फिर जो 5-4 साबका प्लेयर आपने रखे हुए हैं, उनको कभी कोचिंग में, कभी मैनेजमेंट में, कभी किसी जगह पे, उनकी इलिटरेसी के बावजूद उन पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कहीं नीचे किसी जगह पे कोई पैसा, ना तो किसी कोई ग्राउंड डेवलप हो रहा है आपका, ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, ना आपकी क्रिकेट आगे बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये सोचना का मुकाम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और जो उसकी हायर अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट के लिए, कि किस तरीके से हम अपनी स्पोर्ट्स को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।